स्वागत है। आज हमारे पास भूगोल से जुड़े कुछ बड़े दिलचस्प पन्ने हैं। इनमें दुनिया के बड़े शहर हैं, भारत की नदियां पहाड़ हैं और फिर छत्तीसगढ़ के एक औद्योगिक केंद्रों की एक पूरी सूची है। पहली नज़र में तो ये सब अलग अलग तथ्य लगते हैं, जैसे किसी क्विज की तैयारी के नोट्स हों। बिल्कुल, जैसे नक्शे पर बस पिन लगा के छोड़ दिए गए हों। लेकिन आज हम इन्हीं पिनों को एक धागे से जोड़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हम देखेंगे कि कैसे लंदन का एक हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ की एक खदान से जुड़ा हो सकता है। ये सिर्फ जगहों के नाम रटना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये दुनिया असल में चलती कैसे है। बढ़िया। तो चलिए इस धागे का पहला सिरा दुनिया के नक्शे से ही उठाते हैं। हमारे स्रोतों में लंदन, टोक्यो, न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे कई बड़े शहरों का जिक्र है। ये सिर्फ घनी आबादी वाली जगह तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्हें आप एक तरह से दुनिया के शरीर की धमनियों और नसों का जंक्शन समझिए। जंक्शन? हाँ, ये ग्लोबल नेटवर्क के नोड्स हैं। जैसे टोक्यो और न्यूयॉर्क का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के तौर पर है। सोचिए, ये वो जगहें हैं जहां से दुनिया भर के लोग, सामान और यहाँ तक कि आइडियाज भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं। मतलब ये वैश्वीकरण के एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं। बिल्कुल सही। और इसी में फिर समुद्री रास्ते भी जुड़ जाते हैं। हमारे पास केप टाउन, डर्बन और मुंबई जैसे बड़े बंदरगाहों के नाम भी हैं। हाँ, तो एक तरफ हवाई जहाज है, दूसरी तरफ पानी के जहाज। और ये बंदरगाह कहाँ बनेंगे, ये कोई सरकार सिर्फ कागज पर तो तय नहीं कर सकती। नहीं, ये भूगोल तय करता है। अच्छा। आपको एक सुरक्षित तट चाहिए, एक गहरी खाड़ी चाहिए। मुंबई का एक प्राकृतिक बंदरगाह होना ही उसकी किस्मत थी। और उसी ने उसे भारत की आर्थिक राजधानी बनने में मदद की। एग्जैक्टली। ये शहर वैश्विक अर्थव्यवस्था के दिल की धड़कन जैसे हैं, जहां से सामान का खून पूरी दुनिया में पंप होता है। ये तो हुई हवा और पानी की बात। जमीन का क्या? एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे पास, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जिसका शुरुआती स्टेशन व्लादिवोस्तोक है। हाँ। ये तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरे महाद्वीप को चीरता हुआ जाता है। और ये सिर्फ एक ट्रेन की पटरी नहीं है, ये रूस के लिए अपनी विशाल जमीन को एक साथ बांधने का एक तरीका था। अच्छा, मतलब एक राजनीतिक टूल भी था। हाँ, बिल्कुल। इसने साइबेरिया के बर्फीले विस्तारों को मॉस्को से जोड़ा, वहां के संसाधनों तक पहुंच बनाई और उस वीरान समझे जाने वाले इलाके में शहर बसाए। ये दिखाता है कि कैसे इंसान भूगोल की चुनौतियों से लड़कर उसे अपने फायदे के लिए बदलता है। ये तो हुई इंसानी कोशिशों की बात, लेकिन कुदरत के बनाए हुए रास्ते भी तो हैं। जैसे अफ्रीका में नील नदी और दक्षिण अमेरिका में अमेज़न। अपने अपने महाद्वीपों की जीवन रेखाएं। हाँ, जीवन रेखाएं। पर एक सवाल है, आज के जमाने में जब हमारे पास पाइपलाइन और वाटर प्यूरिफायर है, तो क्या एक नदी आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी हजारों साल पहले थी? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। शायद पीने के पानी के लिए हमारी निर्भरता कम हुई हो, लेकिन व्यापार, बिजली और खेती के लिए आज भी ये उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। कैसे? देखिए, अमेज़न सिर्फ एक नदी नहीं है, ये दुनिया के फेफड़े कहे जाने वाले वर्षावन का दिल है। वो हमारे मौसम को नियंत्रित करता है। सही बात है। और नील नदी पर बना आसवान बांध आज भी पूरे मिस्र को बिजली देता है। तो नदियों का रूप बदला है, उनका महत्व नहीं। वाह। और नदियों के अलावा हमारे पास विशाल घास के मैदान भी हैं। उत्तरी अमेरिका में प्रेरी और दक्षिण अमेरिका में पंपास। इन्हें अक्सर दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ये सिर्फ ब्रेड बास्केट नहीं है, ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा की नींव है। नींव? हाँ। जब प्रेरी में सूखा पड़ता है तो उसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं पड़ता, उसका असर शिकागो के कमोडिटी बाजार से लेकर दुनिया के हर उस देश पर पड़ता है जो वहां से अनाज मंगाता है। मतलब एक जगह का भूगोल पूरी दुनिया की रसोई को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। और फिर आते हैं पहाड़। दक्षिण अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, मतलब एंडीज। हाँ, एंडीज। ये तो सिर्फ एक भौगोलिक बाधा से कहीं ज्यादा होगी। कहीं ज्यादा। एंडीज पर्वत श्रृंखला एक दीवार नहीं, बल्कि एक मौसम बनाने वाली मशीन है। मौसम बनाने वाली मशीन। हाँ, ये प्रशांत महासागर से आने वाली नम हवाओं को रोक लेती है। नतीजा, इसके एक तरफ दुनिया का सबसे सूखा अटाकामा रेगिस्तान है और दूसरी तरफ अमेज़न के घने हरे भरे जंगल। कमाल है, मतलब पहाड़ मौसम का ट्रैफिक पुलिस है। बिल्कुल। और इन पहाड़ों के गर्भ में क्या छिपा है? तांबा और लिथियम। लिथियम? वही लिथियम जो आज आपके और हमारे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी में जान फूंक रहा है। अरे वाह! तो हजारों मील दूर एक पहाड़ ये तय कर रहा है कि हमारी टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी।
ये है भूगोल का असली मतलब। ये वैश्विक पैटर्न वाकई बहुत दिलचस्प है और कमाल की बात यह है कि यही कहानी, यही कनेक्शन हमें छोटे पैमाने पर भारत के नक्शे पर भी दिखते हैं। हाँ बिल्कुल, भारत तो अपने आप में एक उपमहाद्वीप है। यहाँ हर तरह का भूगोल मौजूद है। जैसे हमारे स्रोतों में अरावली, विंध्याचल और नीलगिरी। हाँ। और नीलगिरी जैसी पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र है। ये सिर्फ ऊंची नीची जमीन तो नहीं है, इन्हें जल विभाजक भी कहते हैं, है ना? पर इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए सोचिए कि ये पहाड़ भारत के ट्रैफिक पुलिस हैं, लेकिन पानी के लिए। पानी के लिए। हाँ, ये विशाल दीवारें तय करती हैं कि बारिश का पानी किस तरफ बहेगा। जैसे विंध्याचल के उत्तर का पानी गंगा में मिलकर पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में जाएगा, और दक्षिण का पानी? और दक्षिण का पानी नर्मदा में मिलकर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरेगा। एक ही बादल से गिरी 2 बूंदों की मंजिल ये पहाड़ तय करते हैं। वाह! और इन्हीं पहाड़ों से वो नदियां निकलती हैं जिनका जिक्र है, गंगा, नर्मदा, गोदावरी। बिल्कुल, ये सिर्फ पानी के स्रोत नहीं हैं, ये तो आस्था और संस्कृति की धाराएं भी हैं। और हमारे नक्शे पर एक और रेखा खींची है, कर्क रेखा। ये तो एक काल्पनिक रेखा है, पर इसका असर तो असली होगा। बहुत असली। ये रेखा भारत को मोटे तौर पर 2 जलवायु क्षेत्रों में बांट देती है। अच्छा। उत्तर में उपोष्णकटिबंधीय और दक्षिण में उष्णकटिबंधीय। इसी रेखा की वजह से उत्तर भारत में आपको सर्दियां मिलती हैं, आम और गेहूं की फसलें मिलती हैं। और दक्षिण में? और दक्षिण में आपको साल भर लगभग एक जैसा गर्म मौसम और मसालों की खेती मिलती है। मतलब ये एक अदृश्य रेखा हमारी थाली में क्या होगा ये भी तय करती है। हाँ, एक तरह से। और ये कनेक्शन अर्थव्यवस्था में और भी साफ दिखता है, जैसे उत्तर पूर्व में असम और दक्षिण में नीलगिरी। जी। दोनों का जिक्र चाय उत्पादक क्षेत्रों के रूप में है। जी। दोनों ही पहाड़ी इलाके हैं। हाँ, क्योंकि चाय के पौधे को अपनी जड़ों में पानी रुकना पसंद नहीं है। उसे ढलान चाहिए ताकि पानी बह जाए, और साथ ही उसे नमी और एक खास तापमान चाहिए। असम और नीलगिरी की पहाड़ियाँ ये सारी शर्तें पूरी करती हैं, इसीलिए वहाँ दुनिया की बेहतरीन चाय उगती है। मतलब भूगोल यहाँ एक प्रीमियम प्रोडक्ट तैयार कर रहा है। सही कहा। एक और उदाहरण है पश्चिम बंगाल, जैसे जूट का केंद्र बताया गया है। और वो क्यों? क्योंकि जूट को चाहिए बहुत सारा पानी और बेहद उपजाऊ मिट्टी, और वो उसे वहां मिलती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, जहाँ पश्चिम बंगाल है, दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ की नदियां हर साल बाढ़ के साथ नई मिट्टी लाती हैं। ये भूगोल जूट की खेती के लिए आप कह सकती हैं मेड टू ऑर्डर जगह है। वाह! और स्रोतों में कुछ बहुत ही खास जगहों का भी जिक्र है। थार का रेगिस्तान, कच्छ का रण, चिल्का झील, मन्नार की खाड़ी, काजीरंगा। हाँ, ये तो भारत की विविधता की एक पूरी झलक है। और ये सिर्फ घूमने की जगह नहीं है। कच्छ का रण दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल है, जो एक अनोखा इकोसिस्टम बनाता है। अच्छा। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जहां हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं। और काजीरंगा तो एक सींग वाले गैंडे का आखिरी गढ़ है। ये वो जगह हैं जो बताती हैं कि भारत सिर्फ इंसानों का नहीं, बल्कि अनगिनत जीव जंतुओं का भी घर है। और इन सब के बीच बॉम्बे हाई का जिक्र है। समुद्र के बीच में एक तेल का कुआं, ये तो एकदम अलग कहानी है। ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की कहानी है। ऊर्जा सुरक्षा? हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि संसाधन सिर्फ जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे और समुद्र के नीचे भी हैं। और फिर है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का खनिज हृदय कहते हैं, है ना? बिल्कुल। ये वो इलाका है जहां से देश के ज्यादातर उद्योग चलाने के लिए कोयला, लोहा, बॉक्साइट और दूसरे खनिज निकलते हैं। ये भारत की औद्योगिक रीढ़ है। और छोटा नागपुर पठार का एक बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है। तो चलिए अब और जूम इन करते हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ पर ध्यान देते हैं। हाँ। यहाँ तो ये कनेक्शन यानी कुदरती संसाधन और उद्योग और भी साफ दिखता है। यहाँ तो कहानी खुद ब खुद जुड़ जाती है। स्रोतों में महानदी को जीवनदायिनी कहा गया है। साथ ही शिवनाथ और इंद्रावती नदियों का भी जिक्र है। और इन्हीं नदियों के बेसिन में और जमीन के नीचे वो खजाना छिपा है जिस पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टिकी है। जैसे बेलाडीला और दल्ली राजहरा की लौह अयस्क की खदानें। हाँ। और फिर सीधे सीधे भिलाई के लौह इस्पात केंद्र का जिक्र। कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। ये सिर्फ एक सप्लाई चेन नहीं है, ये आजाद भारत के औद्योगिक सपनों का एक जीता जागता नक्शा है। कैसे? नेहरू ने भिलाई जैसे कारखानों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, और इन मंदिरों को जानबूझकर कच्चे माल के स्रोतों यानी खदानों के पास बसाया गया था।
ताकि देश तेजी से आत्मनिर्भर बन सके। बिल्कुल, ये भूगोल सिर्फ जमीन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की कहानी कह रहा है। और इन मंदिरों यानी कारखानों को चलाने के लिए चाहिए ऊर्जा। हाँ, इसीलिए कोरबा में थर्मल पावर स्टेशन का जिक्र भी एकदम सही बैठता है। शायद कोयला भी वहीं आसपास से आता होगा। बिल्कुल, कोरबा को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि वहां कोयले की खदानें और पावर प्लांट एक साथ है। तो देखिए कनेक्शन कितना सीधा है। हाँ, बेलाडिला से लोहा निकला, कोरबा के कोयले से बनी बिजली से भिलाई की भट्टियां जली और वहां स्टील बना जिससे पूरे देश का निर्माण हुआ। ये तो एक पूरी औद्योगिक कहानी है। लेकिन छत्तीसगढ़ सिर्फ खदानें और कारखाने तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस्तर का जिक्र एक घने जंगल वाले जिले के तौर पर हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ खनिज संपदा है जो जमीन के नीचे है और दूसरी तरफ वन संपदा है जो जमीन के ऊपर है। बस्तर का जंगल सिर्फ लकड़ी का स्रोत नहीं है, ये एक पूरी आदिवासी संस्कृति, एक अनोखी जैव विविधता का घर है। यहीं पर विकास और पर्यावरण के बीच सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। सही बात है। और उद्योग भी सिर्फ लोहे स्टील तक सीमित नहीं है। रायगढ़ में जूट, सरगुजा में कत्था, चांपा जांजगीर में कोसा सिल्क और कवर्धा में शक्कर कारखाना। हाँ, ये तो बहुत विविधता है। और हर उद्योग वहां के स्थानीय भूगोल से जुड़ा है। कोसा सिल्क के कीड़े खास पेड़ों पर पलते हैं जो वहां के जंगलों में मिलते हैं। अच्छा, शक्कर कारखाना वहीं लगेगा जहां गन्ने की खेती होती हो। मतलब एक ही राज्य के भीतर कितनी अलग अलग छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो वहां के संसाधनों पर निर्भर हैं। हाँ, अरे देवभोग में तो हीरा मिलने का भी जिक्र है। ये तो वाकई सोने पर सुहागा है। और उद्योग और प्रकृति के अलावा यहाँ की सांस्कृतिक पहचान भी भूगोल से ही जुड़ी है। ये मुझे सबसे दिलचस्प लगा। भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा गया है। हाँ, क्योंकि उसकी स्थापत्य शैली और नक्काशी खजुराहो से मिलती जुलती है। ये एक सांस्कृतिक तुलना है। फिर आता है मैनपाट, जिसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। है ना दिलचस्प? हाँ, जब हम छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में जंगल और खदानें आती हैं, शिमला जैसा हिल स्टेशन नहीं। बिल्कुल, क्योंकि मैनपाट एक ऊंचा पठारी इलाका है जहां की जलवायु गर्मियों में भी ठंडी रहती है, तो लोगों ने उसकी तुलना एक जाने पहचाने हिल स्टेशन से कर दी। ये एक भौगोलिक उपमा है। और आखिर में राजीम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। प्रयाग यानी इलाहाबाद, जहां गंगा यमुना का संगम होता है। तो राजीम में भी महानदी, पेरी और सोंढो नदियों का संगम होता है। अच्छा, तो भूगोल ने उसे एक पवित्र स्थान बना दिया, ठीक प्रयाग की तरह। ये एक आध्यात्मिक उपमा है। तो देखिए, एक ही राज्य में भूगोल, इतिहास, पर्यटन और आस्था तीनों को कैसे आकार दे रहा है। बिल्कुल। तो आज हमने इन बिखरे हुए तथ्यों को जोड़कर एक पूरी कहानी बना ली। हमने दुनिया के बड़े नेटवर्क से शुरू किया, भारत के विशाल भूगोल को समझा और फिर छत्तीसगढ़ की एक एक परत को खोला। और हर जगह एक ही बात सामने आई कि भूगोल सिर्फ ये तय नहीं करता कि आप क्या उगा सकते हैं या जमीन से क्या खोद सकते हैं। ये तय करता है कि आपके शहर कहाँ बसेंगे, व्यापार के रास्ते कौन से होंगे, आपकी संस्कृति कैसी होगी और आप अपनी जगहों का क्या कहानियां और क्या नाम देंगे। बिल्कुल, ये सब एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है। हमने छत्तीसगढ़ के एक ही नक्शे पर बेलाडीला की खदानें देखी जो देश के विकास के लिए जरूरी हैं। हाँ। हमने बस्तर के घने जंगल देखे जो एक प्राचीन संस्कृति और पर्यावरण का घर है। हाँ। हमने महानदी जैसी पवित्र नदियां देखी और भोरमदेव जैसे प्राचीन मंदिर भी। ये सब एक ही जमीन पर है। तो ये सोचने वाली बात है। और शायद आज का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, क्या? कि आर्थिक विकास की जरूरतों और प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, खासकर तब जब दोनों का दावा एक ही जमीन के टुकड़े पर हो।